नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन बैंक वर्ष 2017 कंप्यूटर साइंस क्लास 11 यानी क्लास 11 कंप्यूटर साइंस 2017 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इसको लेकर के मैंने दो पार्ट में सॉल्यूशन को बनाया है। पहले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें बाकी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये है आपका 2017 का प्रश्न पत्र। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 11 कंप्यूटर साइंस, ऑप्शनल पेपर है। फुल मार्क्स 70, पास मार्क्स 23 है और टाइम कितने का है, 3 आवर्स का है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शंस में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो ग्रुप ए जो है वो हम लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टोटल 15 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर सैंपल दिखा दिया है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर के जो है ये सैंपल है। बाकी हम लोग स्लाइड में देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यह है हमारा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू ग्रुप ए का। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज। ठीक है, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। इसका सीधा सा आंसर है इसका आपका वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज। ठीक है, कंप्यूटर का जो 5वां जनरेशन है उसके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है। इसका सही आंसर होगा लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑप्टिकल डिवाइस अमंग द फॉलोइंग इज और आर। इनमें से कौन जो है वो ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। MICR, बारकोड रीडर, स्कैनर, ये सभी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द टाइम टेकन टू इनिशिएट अ ट्रांसफर इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि किसी काम को शुरू करने के लिए, ठीक है, किसी काम को शुरू करने के लिए जो समय लिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है द टाइम टेकन टू इनिशिएट अ ट्रांसफर इज कॉल्ड डिस्क लेटेंसी। इसको डिस्क लेटेंसी हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंट यूजिंग रोम्बस इन फ्लो चार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन के बारे में कहा जा रहा है कि फ्लो चार्ट में जो रोम्बस जो सिंबल होता है उसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। यहाँ पर SUSING, यहाँ जी छूट गया है। तो इसका सही आंसर होगा डिसीजन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन C++ एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद। ठीक है, C++ में प्रत्येक स्टेटमेंट किससे एंड होता है, आप सभी जानते हैं सेमीकोलन से। क्वेश्चन नंबर 7, सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का सेट इनमें से कौन सा है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर जो संबंध बताता हो किन्हीं दो डेटा के बीच में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो है आपका, ये आपका कहलाएगा सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन C++ प्रोग्रामिंग strcat फंक्शन इज यूज्ड टू। strcat फंक्शन का इस्तेमाल किसके लिए होता है। तो strcat फंक्शन का जो इस्तेमाल होता है वो कॉन्केटेनेट टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C++ प्रोग्रामिंग /t इज यूज्ड फॉर। /t का इस्तेमाल किसके लिए होता है। तो /t का इस्तेमाल होता है हम लोगों का हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, डू व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन एट। डू व्हाइल लूप जो है, डू व्हाइल लूप में कंडीशन चेक कहाँ होता है। ठीक है, टॉप में होता है, बॉटम में होता है, मिडिल में होता है या नॉन ऑफ दिस। तो डू व्हाइल लूप में जो कंडीशन चेक होता है वो बॉटम में होता है, यानी नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वेरिएबल। इसमें से कौन सा है जो वेरिएबल का टाइप नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ग्लोबल। देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं सर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल तो हम लोग सुने हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल आप सुने हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं वेरिएबल के टाइप्स का, ठीक है, यानी स्टोरेज है ना, तो उसके लिए एक्सटर्न होता है। एक्सटर्न एक कीवर्ड होता है, रजिस्टर भी एक कीवर्ड होता है। ठीक है, एक्सटर्न लगा करके भी हम वेरिएबल बनाते हैं, रजिस्टर लगा करके भी हम वेरिएबल बनाते हैं, लेकिन ग्लोबल लगा करके हम कोई वेरिएबल नहीं बनाते। ग्लोबल वेरिएबल होता जरूर है, लेकिन ग्लोबल कीवर्ड लगा करके कोई वेरिएबल हम नहीं बनाते। इसलिए यहाँ पर जो डिफरेंट है, जो कि किसी वेरिएबल का टाइप नहीं हो सकता है, वो आपका होगा यहाँ पर ग्लोबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 614 इन ऑक्टल इज इन डेसिमल। कह रहा है कि 614 जो है वो ऑक्टल में है, इसको डेसिमल में आपको क्या करना है, डेसिमल में इसको क्या करना है, आपको बदलना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए करना क्या है, आपका यहाँ पर सॉल्यूशन है 614 है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब चूंकि ये ऑक्टल है, इसको डेसिमल में बदलना है, तो यहाँ पर करेंगे ऐसे 8 इंटू 6 और ऊपर, उसके ऊपर 6 के ऊपर 2 है, तो इसको पावर बना देंगे किसका, 8 का। ठीक है, 8 का पावर बना देंगे। देन प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका, एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा 8 का पावर 1 इंटू 1। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 का पावर 0 इंटू
4, ठीक है। यानी ये जो 0 1 2 है ये 8 का पावर, या 8 का पावर 0, 8 का पावर 1 और 8 का पावर 2, और उसके साथ जो है मल्टीप्लाई होगा 4 1 और 6 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका आता है 8, यहाँ पर 64 इंटू 6 प्लस यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर होगा 3 8 4 प्लस 8 4 12, यानी अगर इसको आप जोड़े, ठीक है, तो इसको जोड़ने पर आपका आता है 396, तो सही आंसर होगा 396। क्वेश्चन नंबर 13, 1AF इन हेक्साडेसिमल। 1AF क्या है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, इसको किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए 1A5 है, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, 2 लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये हेक्साडेसिमल में है तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16 होता है। तो 16 का पावर 2 इंटू 1 प्लस फिर 16 का पावर 1 इंटू ए किसके ए के लिए कौन सा डिजिट होता है, शायद आपको मालूम होगा, 10 होता है, ठीक है, जो लोग पढ़े हैं। फिर यहाँ पर आते हैं 16 का पावर 0 इंटू 5, ठीक है। तो इसको जो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद आपको जो आंसर यहाँ पर आता है वो आता है 421, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ये 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 15, द कोड दैट इज इजियर टू यूज ऑन पंच कार्ड। पंच कार्ड में कौन सा कोड इजिली इस्तेमाल होता है, तो उसका होगा XS3। क्वेश्चन नंबर 15, 1 गीगाबाइट इज ग्रुप ऑफ हाउ मेनी बिट्स, ठीक है, 1 गीगाबाइट में कितने बिट्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर जीबी को अगर बदलते हैं आप एमबी में तो 1024 MB, ठीक है। अब इसको अगर बदलते हैं एमबी से अगर हम लोग केबी में तो 1024 गुना 1024 केबी, और केबी से अगर हम लोग करते हैं बाइट में, ठीक है, तो 1024 गुना 1024 गुना 1024 ये हो गया बाइट। लेकिन बदलना किस में है, इसको बिट्स में बदलना, तो 8 और मल्टीप्लाई होगा इसमें, यानी 1024 गुना 1024 गुना 1024 गुना 8। तो ये जो है किससे मैच कर रहा है, ये फोर्थ वाले से मैच कर रहा है। तो ये टोटल हम लोग देखें 15 MCQ, ठीक है, टोटल 15 MCQ ही आपका रहता है ग्रुप ए में, है ना। 2017 में जब सवाल पूछा गया था उसमें ग्रुप ए में टोटल 15 MCQ थे। अब देखते हैं हम लोग ग्रुप बी, ठीक है। तो ग्रुप बी का जो क्वेश्चन है इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 2 मार्क्स मिलेगा, हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है डिफाइन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है उसके बारे में बताना। तो बड़ा आसान सा चीज है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में सिंपली बताया गया है कि अ सब यूनिट, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का एक सब यूनिट होता है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सब यूनिट होता है, यानी कि सीपीयू का एक पार्ट होता है क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक पार्ट एलयू होता है, एक पार्ट सीयू होता है, आप जानते होंगे। तो एलयू के बारे में पूछा तो कह रहा है कि एलयू जो होता है वो सीपीयू का एक सब पार्ट होता है। एलयू का फुल फॉर्म बता दिया गया है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और कहता है कि ये डेटा लेता है, टेक्स द डेटा फ्रॉम द मेमोरी रजिस्टर, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो मेमोरी रजिस्टर से डेटा को लेता है। ALU contains the logical circuit to perform mathematical operations like subtraction, addition, multiplication, division, logical operation and logical shift on the value। कहता है कि ये जो हम लोगों का ALU होता है, ठीक है, इसमें कुछ लॉजिकल सर्किट होते हैं जो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने के लिए होते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, लॉजिकल ऑपरेशन करना, लॉजिकल शिफ्टिंग करना वैल्यू के बीच में, ठीक है, हेल्ड इन द प्रोसेसर रजिस्टर और इट्स एक्यूमुलेटर, ठीक है। और ये कहाँ होता है एलयू आपका, तो प्रोसेसर में होता है या एक्यूमुलेटर जो कह रहे हैं उसमें होता है। तो ये एलयू के बारे में छोटा सा एक डिफिनेशन है, आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना है, इसलिए बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एकदम फैक्ट चीज होता है वो आपको केवल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर फंडामेंटल में से है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन अ कंप्यूटर सिस्टम द सॉफ्टवेयर इज बेसिकली ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड, ठीक है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ कमांड्स होते हैं, दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कि कंप्यूटर को कहता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ कमांड होते हैं जिसके जरिए कंप्यूटर को कहा जाता है कि आपको करना क्या है। और इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहा जाए, द सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट यूजर्स कमांड एंड टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये भी सेम चीज यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, TTC, ये जितना भी नाम मैंने यहाँ पर लिखा है ये सभी क्या, ये सभी सॉफ्टवेयर है। द चार्ट बिलो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इसके नीचे आप सॉफ्टवेयर का टाइप भी देख पाएंगे एक चार्ट के जरिए, ये देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में।
दो कैटेगरी, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर आप चले जाएं तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में चले जाए तो दो प्रकार का होता है, एक होता है जनरल पर्पस और एक होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन अ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को डिफाइन करना कि कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कि डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा और प्रोग्राम। ठीक है, यानी डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उसको कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। ऑन अ टेम्पोररी और परमानेंट बेसिस, यानी हम इन डेटा को या इन प्रोग्राम्स को टेम्पोररी तौर पर भी स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, मेमोरी में, और परमानेंट बेसिस पर भी स्टोर करके रख सकते हैं। यूज इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, कहाँ, ठीक है, तो ये जो डिवाइस कहाँ लगा रहेगा, ये जो मेमोरी कहाँ रहेगा आपका जो है डिजिटल कंप्यूटर में। कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन बाइनरी कोड, कहता है कि कंप्यूटर जो होता है वो इंफॉर्मेशन को किस रूप में स्टोर करके रखता है या इंफॉर्मेशन को किस रूप से में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है वो इंफॉर्मेशन को जो है किस रूप में रिप्रेजेंट करता है, तो बाइनरी कोड में, रिटन एज सीक्वेंसेस ऑफ 0 और 1। ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन होता है जो कह रहा है कि बाइनरी कोड में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बाइनरी कोड मतलब क्या, इसका मतलब हो गया 0 और 1 का सीक्वेंसेस। इच बाइनरी डिजिट और बिट, बाइनरी डिजिट को हम बिट भी बोलते हैं, मे बी स्टोर्ड बाय एनी फिजिकल सिस्टम दैट कैन बी नाइदर ऑफ टू स्टेबल स्टेट। तो कहता है कि ये जो बिट है इसको आप किसी भी फिजिकल सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं जिसमें दो स्टेबल स्टेट हो। ठीक है, टू रिप्रेजेंट 0, एक स्टेट 0 को रिप्रेजेंट करे और एक स्टेट 1 को रिप्रेजेंट करे। सच अ सिस्टम इज कॉल्ड डिस्टेबल। ठीक है, तो इस तरह का जो सिस्टम है, कोई फिजिकल सिस्टम है जिसमें आप जिसका दो स्टेट होता हो, उसको हम लोग सिस्टम को डिस्टेबल कहते हैं। खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आखिरी वाला जो लाइन है, लेकिन इधर का सारा कुछ इंपॉर्टेंट है आपका। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू मेन मेमोरी एंड एक्सिलरी। जो कंप्यूटर मेमोरी होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, मेन मेमोरी में और एक्सिलरी मेमोरी। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, इसको याद रखना आप, और एक्सिलरी मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी होल्ड्स इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग। मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस कब रहता है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस कब रहता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, while auxiliary memory holds data and program not currently in use। जबकि auxiliary memory में डेटा प्रोग्राम कब रहता है, जब वो यूज में नहीं होता है, यानी कोई डेटा या प्रोग्राम यूज में नहीं है तो वो कहाँ स्टोर है, वो आपका auxiliary memory में स्टोर है। एंड प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म स्टोरेज, और auxiliary memory में ही लंबा समय तक के लिए जो है आपका जो है इंफॉर्मेशन या डाटा या जो प्रोग्राम है वो स्टोर आपका रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एंड डिफरेंस बिटवीन डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन में आपको जो है डिफरेंस बताना है। सबसे पहले डेटा के बारे में डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करेंगे। तो डेटा के बारे में कहा गया है, डेटा इज ए रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। ठीक है, डेटा जो होता है रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है, दैट रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड, जिसको प्रोसेसिंग का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि वो चीजें जिसको आप प्रोसेस कर सको। ठीक है, उसको डेटा बोलते हैं। वो चीजें जिसको आप प्रोसेस कर सको उसको डेटा बोलते हैं। प्रोसेस क्यों करेंगे, तो कहता है कि टू मेक इट मीनिंगफुल, यानी कि प्रोसेस हम इसलिए करेंगे डेटा को ताकि जो है कुछ मीनिंगफुल हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सके। डेटा कैन बी सिंपल एट द सेम टाइम अनऑर्गेनाइज। कहता है कि डेटा कैन बी सिंपल एट द सेम टाइम। ठीक है, डेटा आपका सिंपल सा चीज होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, अनलेस इट इज ऑर्गेनाइज। कहता है कि जब तक ये अनऑर्गेनाइज है तब हमारे ये कुछ काम का नहीं है, लेकिन जब ऑर्गेनाइज हो जाता है तब यही डेटा इंफॉर्मेशन बन करके हमारे लिए काफी कीमती हो जाता है। जनरली डेटा कंप्राइजेस फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शंस, नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स। कहता है कि इन सभी चीजों से मिलकर के आपका डेटा बनता है। आगे चलते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्फॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ डेटा। ठीक है, ये सेट ऑफ डेटा को इन्फॉर्मेशन करते हैं, याद रखना, सेट ऑफ डेटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं, विच इज प्रोसेस्ड। और ये जो है प्रोसेस्ड डेटा का प्रोसेस्ड फॉर्म होता है। ठीक है, डेटा को प्रोसेस कर लिया गया तब वो इन्फॉर्मेशन कर रहा है। विच इज प्रोसेस्ड इन अ मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस अनुसार डेटा को हम लोग तब प्रोसेस करके तब्दील कर देते हैं, किसमें, इन्फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, इंफॉर्मेशन जो होता है वो प्रोसेस्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, और जिस रूप में मुझको चाहिए उस रूप में मुझको डेटा जो है इंफॉर्मेशन के रूप में हम लोग को मिलता है। तो ये था आपका डेटा और इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन। थोड़ा सा डेफिनेशन इसका हम लोग डिफरेंस देख लें। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ये डेटा के संबंध में कह रहा है और यहाँ पर जो है ये इंफॉर्मेशन के संबंध में कहा जा रहा है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे देना। इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड, डेटा उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो कलेक्ट किया जाता है, और इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो कि प्रोसेस हो चुका होता है। डेटा के बारे में कहा जाता है कि डेटा इज अ सिंगल यूनिट एंड इज रॉ।
एक सिंगल यूनिट होता है, रॉ फॉर्म में होता है, इट अलोन डजंट हैव एनी मीनिंग, ये अकेले इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। जबकि इंफॉर्मेशन के बारे में कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन इज द प्रोडक्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, एंड ग्रुप ऑफ डेटा विच ज्वाइंटली कैरी अ लॉजिकल मीनिंग, यानी कि डेटा को ज्वाइंट करके, डेटा को आप जो है प्रोसेस करके कुछ इस रूप में लाते हो जिसका कोई लॉजिकल मीनिंग निकलता हो, उस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। डेटा के बारे में कहा जाता है इट नेवर डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं होता है। जबकि इंफॉर्मेशन के बारे में कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन हमेशा डिपेंड होता है डेटा के ऊपर। अब यहाँ पर कह रहा है कि डेटा को कैसे मेजर करेंगे, तो डेटा को हम बिट्स और बाइट्स में मेजर करते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन को मेजर किया जाता है मीनिंगफुल यूनिट्स, जैसे कि टाइम या क्वांटिटी। डेटा के संबंध में कहा गया है कि इट कांट बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, इसका इस्तेमाल हम डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन इज वाइडली यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय अ कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, कैन ए कीवर्ड बी एन आइडेंटिफायर, कहता है कि क्या एक कीवर्ड आइडेंटिफायर हो सकता है। तो देखिए क्या कहता है, कीवर्ड आर प्री डिफाइंड, ठीक है, कीवर्ड जो होते हैं वो प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट हैव स्पेशल मीनिंग, जिसका अपना खास मीनिंग होता है, टू द कंपाइलर, यानी कंपाइलर में, सी प्लस प्लस के कंपाइलर में उसका अपना खास मीनिंग होता है। अब कीवर्ड शुड बी इन लोअर केस, कीवर्ड को हम लोग जो है लोअर केस में लिखते हैं सी प्लस प्लस में। नो स्पेशल सिंबल और पंक्चुएशन इज यूज, कोई स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं होता है, कोई पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं होता है। आगे जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसके बारे में कहा गया कि कीवर्ड आर पार्ट ऑफ द सिंटेक्स एंड दे कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर, आप जो है कीवर्ड को जो है आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच एंड गेट सी एच ई फंक्शन, ठीक है, ये गलती से यहाँ 0 हो गया, ये एक्चुअली यहाँ पर ऐसा रहना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि ये जो फंक्शन है, दोनों फंक्शन गेट सी एच और गेट सी एच ई बोथ आर नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन प्रेजेंट इन कोनियो डॉट एच हेडर फाइल, ये कोनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर पाया जाने वाला दो नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है। ये तो सिमिलरिटी कर सकते हैं, डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है द गेट सी एच फंक्शन रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है। इट डज नॉट यूजेस एनी बफर, ये कोई बफर यानी टेम्पोररी मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। सो इंटर डेटा इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन, इसलिए जो डेटा हम इंटर करते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पर हम लोग को दिखाई नहीं देता है। जबकि गेटसीएचई के बारे में कहता है कि दिस फंक्शन रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, यहाँ भी कीबोर्ड, एक्चुअली यहाँ कीबोर्ड होना चाहिए, वर्ड यहाँ पर हो गया है कीबोर्ड, बट डेटा इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर डेटा जो है आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। प्रेस ऑल्ट प्लस F5 टू सी द इंटर्ड कैरेक्टर, ऑल्ट प्लस F5 करेंगे तो आप इंटर किया गया डेटा कैरेक्टर को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स आर प्रोवाइडेड इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में कितने प्रकार का डेटा टाइप होता है, इसके बारे में देखिए। कहता है डेटा टाइप होता है क्या, आप थोड़ा सा वो जान लीजिए। डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड, ठीक है, डेटा टाइप ये बताता है कि कोई वेरिएबल किस तरह का डेटा को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एन इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड इंटीजर डेटा, इंटीजर वेरिएबल एक इंटीजर डेटा को स्टोर करेगा। कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल होता है, ठीक है, उसमें आप केवल कैरेक्टर डेटा ही स्टोर कर सकते हो, ठीक है। डेटा टाइप्स इन C++ आर कैटेगराइज्ड इन 3 ग्रुप्स, डेटा टाइप C++ में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ब्यूल्ट-इन होता है आपका, जिसको हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप भी बोलते हैं, कि यूजर डिफाइंड होता है, हम लोग का डेराइव्ड भी होता है। देखिए यहाँ पर जो है एक ग्राफ के माध्यम से बताया गया है, एक पिक्चर के माध्यम से बताया गया है, एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि डेटा टाइप्स इन C++, पहला कैटेगरी इसको हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड, दूसरा हमारा ब्यूल्ट-इन डेटा टाइप, तीसरा हमारा डेराइव्ड डेटा टाइप। ब्यूल्ट-इन को ही हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप बोलते हैं। ऐसा सीक्वेंस ये होना चाहिए था कि पहला कैटेगरी होता है ब्यूल्ट-इन डेटा टाइप, दूसरा हम लोग का होता है डेराइव्ड डेटा टाइप, और तीसरा हम लोग का होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। देखिए यूजर डिफाइंड के अंदर क्या क्या था, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनमरेशन, ये यूजर डिफाइंड के अंदर आता है। ब्यूल्ट-इन के अंदर क्या क्या आता है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बूलियन, वॉइड, वाइड कैरेक्टर। हालांकि यहाँ पर जो वाइड कैरेक्टर आप नहीं लेंगे और बूलियन भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में जो C++ है उसमें केवल 5 ब्यूल्ट-इन डेटा टाइप होता है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल और वॉइड। ऐसे अगर आप लिख भी देते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है। डेराइव्ड डेटा टाइप में होता है आपका एरे, फंक्शन और पॉइंटर, इसको जो है डेराइव्ड डेटा टाइप कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 8। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a में, क्वेश्चन नंबर 1 में, d इक्वल टू a प्लस c, a का वैल्यू 6 है, प्लस c, c का वैल्यू जो है वो 8 है, मॉड b, b का वैल्यू कितना है, 7 है।
देखिए सबसे पहले मॉडुलस का काम होता है, ठीक है, पहले किसका काम हो, इसका काम होगा। मॉडुलस का काम का क्या होता है, इसका मतलब कि 8 को 7 से डिवाइड करो, ठीक है, और जो रिमाइंडर होगा वो निकालो। तो 8 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 होगा, वही रिमाइंडर 1 ऐड होगा, तो 6 + 1 7। यानी यहाँ जो ये पहले वाले का जो आंसर होगा वो पहले वाले का आंसर कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड वाले में, यहाँ पर क्या बोल रहा है, a + b, तो a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू जो है वो 7 है, मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस c का वैल्यू क्या है, 8 है। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन का काम सबसे पहले होगा, ठीक है। 6 प्लस यहाँ हो गया 35 माइनस 8। अब आप जो है प्लस और माइनस में किसी का भी काम पहले कर सकते हो, लेकिन हम लोग जो है लेफ्ट साइड से चलेंगे, पहले एडिशन का काम कर लेते हैं। 35 और 6 जो हो गया वो मेरा 41 हो गया। 41 में से 8 आप ले जाओ, कितना हो जाएगा आपका, 43 33, ठीक है। 33 और 8 जो है वो 41 होता है आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 33। तो ऊपर वाले का आंसर कितना, 7, और दूसरे वाले का 33। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है देखा जाता है अक्सर, जो है एग्जाम में आपका आता है क्लास 11 में। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन ब्रेक स्टेटमेंट एंड एग्जिट फंक्शन। ठीक है, ब्रेक एक स्टेटमेंट होता है जबकि एग्जिट जो है एक फंक्शन होता है। डिफरेंस बताना है। ब्रेक के बारे में कहा गया कि ये एक कीवर्ड है, जबकि एग्जिट के बारे में कहा गया कि ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसके बारे में कहा गया है ब्रेक के बारे में कि डज नॉट रिक्वायर एनी हेडर फाइल, यहाँ कोई हेडर फाइल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि एग्जिट फंक्शन में एक हेडर फाइल का रिक्वायरमेंट होता है जिसको हम लोग stdlib.h बोलते हैं। यहाँ पर कहता है ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट द लूप, ये लूप को टर्मिनेट करता है, जबकि एग्जिट क्या करता है, ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। इसके बारे में ब्रेक के बारे में कहा गया कि इट इज ऑफन यूज ओनली विद इन द लूप और स्विच केस स्टेटमेंट, प्राय इसका इस्तेमाल जो है लूप के साथ करते हैं या फिर स्विच केस स्टेटमेंट के साथ करते हैं। जबकि एग्जिट के बारे में कहा गया है कि इट इज ऑफन यूज एनीवेयर विद इन द प्रोग्राम, इसका इस्तेमाल हम प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कन्वर्ट द फॉलोइंग रियल बाइनरी नंबर्स टू इक्विवेलेंट डेसिमल। ठीक है, इसको डेसिमल में बदलना है, तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हो 1111.11, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड भी है, जैसे यहाँ पर यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 रख लीजिए, इसके बगल में 2 रख लीजिए, इसके बगल में इसका डबल 4 रख लीजिए, इसके बगल में आप 8 रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए आप 0.5, यहाँ पर रख लीजिए 0.25, ठीक है। शॉर्ट मेथड से बता रहे हैं आप लोग को। आप यहाँ पर सभी को ऐड कीजिए, 8 4 8 to 10 4 14 और 1 15, तो 15 पॉइंट, ठीक है। 15 पॉइंट, इधर का क्या हो गया 15, इधर क्या हो जाएगा 0.5 और 0.25, यानी कि 0.75। तो 0.75 को इसके साथ ऐड करना, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कुछ इस तरीके से 15.75, ठीक है। शॉर्ट मेथड से आपको बताया है यहाँ पर। आपको इसको करते हैं 1001.01, यहाँ 1 कीजिए, यहाँ 2 कीजिए, यहाँ 4 कीजिए, यहाँ 8 कीजिए और यहाँ 16 कीजिए। अब देखिए क्या है, जहां पर 0 है उसके ऊपर वाला डिजिट को काट देना है, ठीक है। अच्छा, इधर क्या रहेगा, इधर 0.25 सॉरी 0.5 और इधर 0.25। 0 के ऊपर है, 0 है यहाँ, तो इसके ऊपर का डेटा को काट दीजिए। अब इधर से देखिए जो बिना पॉइंट वाला संख्या कौन कौन सा है, 16 और 4 है ना, तो 16 4 20 और 1 21, इधर 21 हो गया पॉइंट। और इधर क्या है 0.25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यानी कि 21.25। तो एक आंसर ये हो गया सेकंड वाले का, ठीक है। और फर्स्ट वाले का आंसर हो गया ये 15.75। ना क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे होगा, 55 ये बिना पॉइंट वाला है, इसको अलग से हम लोग कर लेते हैं। इसको 2 से अगर डिवाइड करें तो 27 रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करें तो 13 रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर हो जाएगा 6 रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करें तो 2 3 0 रिमाइंडर 0, और फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 1 1 रिमाइंडर 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 55 का हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 55 का नीचे से ऊपर की ओर 1 1 0 1 1 0 1 1 1। अब रह गया 0.39, तो 0.39 को कैसे करते हैं, 0.39 को करते हैं ऐसे हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जो बिना पॉइंट का था उसको 2 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट वाला 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है आपका, तो 18 ये 0.7। इसमें से अगर कहें कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है 0 है, तो 0 इधर निकाल लीजिए।
अब 0.78 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, कितना आता है। इंटीग्रल पार्ट क्या है, 1 है, इसे 1 को निकाल लीजिए, बचा क्या 0.56, 1 निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना कुछ आएगा। फिर इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है 1, इसको निकाल लीजिए, और ऐसे करते चले जाएगा तो ये तो चलता चला जाएगा। आप केवल इतना ही लिखिए, पॉइंट लगा करके 011 011, ठीक है। तो ये आपका किसका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया 55.39 का है। एंड सिमिलरली आप आंसर इसका भी निकाल कर खुद से देख लेना, ये आपका टास्क रहेगा कि आप इसको कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये था हम लोगों का 2017 का क्वेश्चन पेपर, उसका सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके बाकी के क्वेश्चन, यानी कि हम लोग आखिरी जो इसका ग्रुप सी है, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, उसको देखेंगे। उसमें आपको जो है और भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, और ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आने वाले एग्जाम के लिए हमेशा ही जो है इम्पोर्टेंट रहते ही रहते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।